सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग किंग होंग को फाइट में हराने वाला था, इसीलिए किंग होंग मास्टर लिन से मदद मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि सी मिंग भी उनकी फाइट के बीच में नहीं आ रहा था। तो अपने भाई की मदद करने के लिए किंग यू ने लू यांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसके अटैक से बच गया था और उसने किंग यू की चेस्ट में शॉट घुसाकर उसे बेहोश कर दिया था। लू यांग ने किंग होंग पर अटैक करके उसे भी बेहोश कर दिया था। उसके बाद लू यांग ने ली चू को जान से मार दिया था। अपना बदला पूरा होने के बाद लू यांग सी मिंग के साथ लू फैमिली की तरफ जा रहा था। सी मिंग ने उसे 8 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के बारे में बताया था। लू यांग बाकी बची 2 स्वॉर्ड के बारे में पूछ रहा था। फिर अब हम सी मिंग को देखते हैं, वो लू यांग को बाकी बची 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहली स्वॉर्ड का नाम ताओ शेन है, उसका एलिमेंट वुड है। दूसरी लेजेंडरी स्वॉर्ड का नाम डार्क किरिन है और उसका एलिमेंट डार्कनेस है। ये दोनों स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि इन दोनों को बहुत प्राचीन काल में देखा गया था, यहाँ तक कि ब्लड गोल्ड से भी पहले देखा गया था। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा, जिस वजह से बहुत कम लोगों को उन स्वॉर्ड्स के बारे में पता है। लू यांग उन दोनों स्वॉर्ड में डिफरेंस पूछता है। सीमिंग कहता है कि ये चीजें सिर्फ प्राचीन बुक्स में बताई गई है। ताओ शेन सोल फील्ड्स को खत्म कर सकती है, डार्क किरिन डार्कनेस फील्ड में रहती है, मगर अभी तक किसी को भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लू यांग कहता है कि मैंने ह्यूमन फील्ड्स और बीस्ट फील्ड्स के बारे में सुना था, लेकिन मुझे सोल फील्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता। सीमिंग बताता है कि फील्ड्स का मतलब इविल स्पीड होती है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट मरने से शॉर्ट सोल रियल में पहुंच जाता है, तब उसकी शॉर्ट सोल एनर्जी पीछे छूट जाती है। इस स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से वो मारे जाते हैं और एक सोल फील्ड में बदल जाते हैं। चाहे वो कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर धीरे धीरे करके उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो फिजिकल कंट्रोल खो देते हैं। उसके बाद सोल इविल स्पीड के साथ मर्ज हो जाती है। इसी तरह एक नेचुरल फील्ड पैदा होता है, वरना कुछ लोग फील्ड्स भी बनाते हैं। ह्यूमन फील्ड्स और बीस्ट फील्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं, पर उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन सोल फील्ड्स को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भले ही हमारे पास बहुत सारे वेपन्स है, पर हम फिर भी सोल फील्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लू यांग पूछता है कि अगर सोल फील्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनसे किस तरह फाइट की जा सकती है और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। सीमिंग बताता है कि उनका एलिमेंट डार्कनेस है, तो तुम अल्टीमेट अपोजिट एनर्जी से अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हो, जैसे अल्टीमेट लाइटनिंग और अल्टीमेट फायर। इसके अलावा अल्टीमेट वाइटल एनर्जी से भी उन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन सोल फील्ड्स को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम एक स्वॉर्ड किंग की वाइटल एनर्जी होनी चाहिए। इन चीजों को छोड़कर किसी भी दूसरे अटैक से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लू यांग पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई सोल फील्ड आ जाए तो तुम क्या करोगे और क्या तुम उसे हराओगे। सीमिंग कहता है कि यहाँ इतने ज्यादा सोल फील्ड्स नहीं है क्योंकि नेचुरल तरीके से बने हुए सोल फील्ड्स बहुत कम होते हैं और दूसरे सोल फील्ड्स को सिर्फ किसी खास मिशन के लिए बनाया जाता है, पर सोल फील्ड्स को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा सोल डोमेन की सभी ग्रेट फैमिलीज ने सोल फील्ड्स को बनाने पर बैन लगा दिया है और फील्ड्स बनाना एक रेस्ट्रिक्टेड आर्ट है, जिस वजह से बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनका सामना सोल फील्ड्स से हुआ हो। इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें करने के बाद दोनों हॉर्स की स्पीड बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। रात को दोनों माउंट ब्लैक सिटी में पहुंचते हैं। सीमिंग बताता है कि ये सिटी वेस्टर्न यूजो किंगडम की आखिरी सिटी है। यहाँ से हम 2 घंटे में ब्लैक माउंट रीच पहुंच सकते हैं। वो वेस्ट डोमेन और नॉर्थ डोमेन को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। हमें उस माउंटेन को पार करने में आधा दिन लग जाएगा, इसीलिए आज रात हम माउंट ब्लैक सिटी में आराम करेंगे और कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों एक होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। सीमिंग कहता है कि कल रात हम इस माउंटेन को पार करके साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे और अगले 5 से 6 दिनों में वेस्ट डोमेन की ज्वांटियन सिटी में पहुंच जाएंगे, जहाँ हमारी लू फैमिली रहती है। यह सुनकर लू यांग किसी सोच में पड़ जाता है। सीमिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक लू फैमिली के मेंशन में नहीं गए हो, इसीलिए इतना घबरा रहे हो, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लू फैमिली के बारे में बताता हूँ। लू फैमिली वेस्ट डोमेन पर राज करती है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली में हजारों मेंबर्स है। इसमें शॉर्ट किंग की भी बहुत सारी ब्रांचेस है। कुछ ब्रांचेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहाँ बहुत सारे शॉर्ट किंग्स हैं। लू यांग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सुनकर
मुझे समझ में आ गया है कि जिंगजोऊ का कैंग फेंग पैलेस लो फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये सब चीजें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स फैमिली के बारे में नहीं सुना। ये बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह दोनों अपने हॉर्स पर बैठकर माउंट ब्लैक सिटी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ वक्त चलने के बाद दोनों ब्लैक विंड रोड पर पहुंच जाते हैं। सीमिंग बताता है कि वहां ज्यादातर घाटियां हैं और माउंट ब्लैक रिज 100 मीटर ऊंचा है। अब वेस्ट डोमेन के बॉर्डर पर पहुंचने में हमें सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। लुयांग कहता है कि यहाँ ऊंचे माउंटेन्स और घना जंगल है, इसका मतलब माउंट ब्लैक रिज पर लुटेरे भी होंगे। यह सुनकर सीमिंग हंसने लगता है। वो कहता है कि माउंट ब्लैक रिज पर जिंगांग नाम के लुटेरे रहते हैं। वो ज्यादातर व्यापारियों को पकड़कर उन्हें लूटते हैं और जो लोग यहाँ से जाते हैं उनसे टोल लेते हैं। मगर जिगांग लुटेरे सिर्फ स्वॉर्ड पैलेस लेवल पर होते हैं और उनका लीडर स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में मिड लेवल पर है। जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वेस्ट डोमेन से आ रहा था तो उन बेवकूफ लुटेरों ने मुझे लूटने की कोशिश की, मगर मैंने बहुत सारे लुटेरों को मार दिया। इससे गुस्सा होकर उनके लीडर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैंने उसका भी एक हाथ काट दिया। वो सब अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक विंड रिज की तरफ भाग गए। अब मुझे नहीं पता कि वो माउंट ब्लैक रिज पर है या नहीं, वैसे भी हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यही बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हुए लुयांग को हवा की डरावनी आवाजें आने लगती है तो सीमिंग बताता है कि हम अभी जहाँ चल रहे हैं वो ब्लैक माउंट रिज की सबसे गहरी जगह है, जिस वजह से हवा की आवाज डरावनी लग रही है, पर यहाँ कोई खतरा नहीं है। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों हॉर्स से उतर जाते हैं ताकि हॉर्स की भी एनर्जी बच सके। दोनों पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीमिंग को कुछ अजीब चीज महसूस होती है। वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। तभी कुछ फिंड्स वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर लुयांग को लगता है कि ह्यूमन फिंड्स हैं। सीमिंग बताता है कि इस जगह पर इविल स्पिरिट नहीं आती है और यहाँ इतनी ज्यादा इविल स्पिरिट भी नहीं है जो डेड बॉडीज को अपने कंट्रोल में कर सके। ये सब कॉप्स पपेट्स यानी मरे हुए लोग जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। लुयांग पूछता है कि क्या कॉप्स पपेट्स ह्यूमन फिंड्स से अलग होते हैं। सीमिंग बताता है कि ह्यूमन फिंड्स इविल स्पिरिट होती है जो ह्यूमन बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जबकि कॉप्स पपेट्स मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं। ह्यूमन फिंड्स और कॉप्स पपेट्स एक जैसे दिखाई देते हैं, पर इन्हें बनाने का तरीका एकदम अलग होता है। कई बार ह्यूमन फिंड्स को कोई कंट्रोल नहीं करता है क्योंकि नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन इन कॉप्स पपेट्स के पीछे जरूर कोई मास्टर माइंड है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सीमिंग चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी इन कॉप्स पपेट को बनाया है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हम वेस्ट डोमेन की लो फैमिली के मेंबर्स हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाने दो। तभी उन कॉप्स को कंट्रोल करने वाला फिंड अलायंस हंसने लगता है। फिंड्स और कॉप्स पपेट्स को बनाकर उन्हें कंट्रोल करने वाले को अलायंस कहा जाता है। वो कहीं छिपकर उन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए। सीमिंग कहता है कि तुम कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है जो तुम हमारे सामने आकर बात कर सको? अलायंस कहता है कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है, इसीलिए पहले तुम मेरे पपेट्स के साथ खेलो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुमसे बात करने के बारे में सोचूंगा। कॉप्स पपेट्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।